सामू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बजट 2022-2023 पेश कर दिया गया। वफाक के अंदर भी, सूबे के अंदर भी खदोखाल सामने हैं। रिलीफ किसको कितना मिला, इसके ऊपर एक तफसीली बात करेंगे। आज की बात सिर्फ होगी इंडस्ट्री के ऊपर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री वाले कितने खुश हैं। इंडस्ट्री से मंसूब लोग क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं इस बजट को। क्या ये आवाम दोस्त जिसे बजट पीडीएम कह रही है, क्या वो सनतकार दोस्त है? सनतकारों के लिए क्या रिलीफ है, आम ताजर के लिए क्या रिलीफ है, ख़ास तौर पर सनतकार और सनत से मुवस्ता लोगों के लिए अंदर क्या रिलीफ है, सब आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। प्रोग्राम में सबसे पहले अगर बात करें तो आज वफाकी बजट 2022-23 जो पेश किया गया था उसके ऊपर हम बात करें कि कैसा बजट था। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का बजट भी आ चुका है तो उसको भी देखा जाए कि तरक्याती कामों की तरफ बढ़े हैं। नून लीग की गवर्नमेंट की तरफ से लोकल गवर्नमेंट्स को बहाल करने का जो एक मुसवदा वो भी पास किया गया कि लोकल गवर्नमेंट्स का जो जितना भी निज़ाम है दोबारा से उसे पुराना निज़ाम बहाल करते हुए कमिश्नर के अंडर देते हुए उसे एज अ कोऑर्डिनेटर मुख्तस किया गया। और फिर बजट के अंदर से जो पैसे थे उनके रुके वो भी रिलीज़ किए गए। तो लगता है कि नून लीग इस हवाले से कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का बजट देखें तो एक बड़ा हुजम 126% से ज़ायद सिर्फ तरक्याती कामों के लिए रख दिया गया। हमारे साथ रिजवान शाह मौजूद हैं, साबिक सेंट्रल चेयरमैन एप्टपमा रह चुके हैं, इनसे बात करते हैं। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया क्रूशल हालात से गुजरी है, ये बजट 2022-23 को अगर आप अपने नज़रिए से देखें तो कैसे देख रहे हैं, कहाँ ये मौजूद है? नून लीग की गवर्नमेंट या पीडीएम की गवर्नमेंट ने कितने फैसले सख्त लिए और कितने आवाम दोस्त या इंडस्ट्री दोस्त फैसले लिए? थैंक यू डोगर साहब। एक्चुअली तो सारी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो एक सुपर साइकिल चल रहा है और जीडीपी का ग्रोथ सभी जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं दुनिया में वो सब ने पिछले 2021 से कम टारगेट रखे हैं। लेकिन अगर हम अपना बजट देखते हैं तो ज़रा एम्बिशियस टारगेट हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि 14.25% के करीब अभी जो डिस्काउंट रेट चल रहा है, मार्कअप चल रहा है। अब वो मार्कअप, इस मार्कअप रेट के साथ अगर हम देखें कि 5% जीडीपी का ग्रोथ अचीव करना ज़रा मुश्किल काम है। और दूसरा ये है कि 23% इन्फ्लेशन जो चल रही है उसका टारगेट 11.5% गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो ये भी बड़ा ओवर एम्बिशियस लग रहा है, क्योंकि दुनिया तो एक सुपर साइकिल चल रही है। हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी हैं, बाहर से चीज़ें महंगी आ रही हैं। फिर आपने इंपोर्ट बिल को कम करने की बात की है। अगर किसी चीज़ को रोकते हैं तो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम वो इंडिजीनियस या इंपोर्ट सब्सटीट्यूट यहाँ पे इंडस्ट्री हो। अभी एक मिसाल के जी पेट फूड था, उस पर अगर बैन लगा है तो फौरी तौर पे खोलना पड़ गया है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर हम इकॉनमी को देखते हैं तो मेरी नज़र माइक्रो इकॉनमी पे ज़्यादा है, क्योंकि माइक्रो इकॉनमी ही अपलिफ्ट करती है आपके लोगों का लिविंग और आपके लोगों की जो इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है, देखें अगर हम बजट को देखें तो तकरीबन 4,000 बिलियन जो है वो डेट सर्विसिंग का रखा गया है और 1500-1600 बिलियन जो है वो डिफेंस का बजट है। तो वो ये तकरीबन 60% बजट जो है वो है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते। और बाकी जो 40% है उसमें नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की तनख्वाहें हैं, सारी डिपार्टमेंट्स को चलाना है। फिर सिर्फ 800 बिलियन जो है वो आपने डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया है पूरे पाकिस्तान के लिए। तो जब डेवलपमेंट का काम गवर्नमेंट से रुकता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं होता, दीगर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं होते, आपने पिछले 4 सालों में देखा है, तो जो आपकी माइक्रो इकानमी है वो उस तरह उसको अपलिफ्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन एक काम अच्छा जो किया गया कि जी टारगेट सब्सिडी गवर्नमेंट देना चाह रही है। देखें, गरीब आदमी का हक है कि उसे सब्सिडाइज चीज़ें मिलें और उसे डायरेक्ट, यानी हम डायरेक्ट सब्सिडी में जाएं। ये काम मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। जैसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था, एहसास चल रहा था, अब ये 2000 जो महंगाई अलाउंस है ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी तकरीबन 4 करोड़ से ज़ायद फैमिली लोगों को ये दिया जाएगा और इससे कम से कम आपकी इकॉनमी में पैसा आएगा। और इसके साथ साथ एक और बड़ा अच्छा काम किया गया है, वो ये है कि छोटे जो हमारे ट्रेडर हैं उनका बड़ा दरीना मुतालबा था काफ़ी अरसे से कि जी हमें आप फ़िक्स टैक्स में ले जाएं। अब वो 3 स्लैब्स गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, 3,000, 5,000, 10,000 और ये फ़ाइनल डिस्चार्ज है, यानी नो क्वेश्चन आस्क है। ये सेल्स टैक्स में भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है एक्ट में और
जो हमारी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों में, उससे ये है कि एक तो आपकी टैक्स बेस ब्रॉड होगी, जिसे हम काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि टैक्स बेस को ब्रॉड किया जाए, वो ब्रॉड होगी। फिर इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो CNIC की और NTN की जो शर्त रखी गई थी फॉर अनरजिस्टर्ड सेल, वो भी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। उससे भी आपकी इकॉनमी में एक कॉन्फिडेंस आएगा। 3% ऑब्वियसली उन्होंने अनरजिस्टर्ड टैक्स, क्योंकि वो जस्टिफाइड उसी सूरत होता है 3% जब आप एक अनरजिस्टर्ड सेल को तस्लीम करें। तो अब वो तस्लीम इस सूरत में हो सकता है कि आपने NTN और CNIC की शर्त ख़त्म की है, तो वो 3% एक्स्ट्रा दे के तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा है कि एक गवर्नमेंट ने डीम्ड इनकम, जो डीम्ड इनकम है उसको गवर्नमेंट ने किया है कि जी हम ये इतना, इसका एक टारगेट रखा है कि जी जिसके पास प्रॉपर्टी है एक से ज़ायद और उसकी मालियत 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, उस पर 1%। तो मैं समझता हूँ कि ये टैक्स रहेगा नहीं, क्योंकि ये चैलेंज हो जाएगा। जब इनकम हो नहीं रही तो उस पर कैसे आप टैक्स ले सकते हैं? तो या तो ये वेल्थ टैक्स की कोई स्कीम आती, तो ये इनकम टैक्स में मैं नहीं समझता कि डीम्ड इनकम जो है कि जी एक अजम्पशन बेस पे आप किसी से भी टैक्स ले सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है किसी भी रूल ऑफ लॉ के तहत किसी भी कोर्ट में चैलेंज हो सकता है ये। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हालात थे। लेकिन फिर पेट्रोलियम लेवी है, मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूँ कि पेट्रोल की प्राइसेस को तकरीबन 300 के करीब नज़र आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लेवी लगाई हुई है, अब वो भी इन्फोर्स करनी है। फिर सब्सिडीज़ पुल ऑन हो गई है, बहुत सारी गैस बिजली पे सब्सिडीज़ कम की हैं। हमें ये सब्सिडी कल्चर से बाहर आना है। हमने जो कहते हैं ना कि चीप सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो देखने हैं कि यार सस्ती बिजली पैदा करके सस्ती दें, ये नहीं कि महंगी बिजली पैदा करके सस्ती। अभी आप देखें कि एक मिफ्ता इस्माइल ने ये बात कही कि $2 बिलियन की गैस हम हवा में उड़ा देते हैं। दैट मीन्स कि वो UFG जो है वो $2 बिलियन, बड़े अलार्मिंग। तो हम IMF से तकरीबन 1 बिलियन की आज बात कर रहे हैं, तो 2 बिलियन हम हवा में उड़ा रहे हैं। उस चीज़ों को रोकना है। फिर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें अनबिल्ड यानी 11 अरब, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है। देखिए वो बर्डन कहाँ जाता है। फिर हम कहते हैं कि जी इंडस्ट्री को सब्सिडी मिल रही है। यार इंडस्ट्री को सब्सिडी आप ना दें, लेकिन जहाँ से पैसा मिल रहा है वहाँ से तो आप लें, आप वहाँ से पैसा इकट्ठा नहीं करते। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है। फिर इसमें फाइनेंशियल रिफॉर्म्स चाहिए। लेकिन मेरा ये एक ज़रूर मुतालबा होगा सरकार से, क्योंकि अभी गैस और बिजली का टैरिफ होना है, कि यार एक इक्विटेबल जैसे अनाउंस किया है कि जी हम रीजन में आपको महंगा होने नहीं देंगे गैस और बिजली की वजह से, तो हमें हमारे कंपेटिटर से महंगा होना नहीं चाहिए। आज आप देख लें पॉलिएस्टर में अच्छा खासा राइज़ आ गया है। तो डॉलर की प्राइसेस, क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉलर कहीं 180-85 पे आ जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। रिजवान अशरफ साहब मौजूद थे, बहुत डिटेल में मेरे ख्याल में 1-2 क्वेश्चन थे वो भी कवर उन्होंने किए, और बहुत ब्रीफली बताया कि बजट देखा जाए तो कुछ पॉइंट उन्होंने जैसे प्रॉपर्टी की तरफ बताया, जो साबिक़ गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर जो प्रॉपर्टी और डेवलपमेंट जो है उधर लोगों को कहा था, एम्फसाइज़ किया था वो उधर जाएं। लेकिन यहाँ जो टैक्स लगाया गया, मेरे ख्याल में जो उन्होंने इनकम वाला, बहुत क्लियर बात थी कि अगर उसको एग्जाम्प्ट किया जाए ताकि लोगों के पास जो पैसा पड़ा है उसे बाहर निकालने के हल निकाले जाएँ। इसी वजह से मज़ीद हमारी बात जारी कि अगली चलते हमारे साथ साबिक चेयरमैन पाइमा और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाइमा कैसे शमस गुच्छा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त आप सूरत हाल? बजट पेश कर दिया गया है, ताजरों के लिए एक बहुत बड़ा मुतालबा था आपका फिक्स टैक्स का, वो इम्प्लीमेंट कर दिया। अब सूबाई गवर्नमेंट से भी ये मुतालबा सामने आ रहा है कि उनको भी ऐसी चीज़ें सामने उनकी तरफ से भी आ चुकी हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर इजाफा, पेंशन के अंदर इजाफा, और ख़ास तौर पर जो प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ टैक्सेस लगाए गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के ऊपर इंडस्ट्रियलिस्टों का और है। लेकिन आप ताजरों के हवाले से कुछ मौक़िफ़ था, और ख़ास तौर पर शनाख्ती कार्ड और जो एक वो FBR का एक NTN नंबर था, उसकी शर्त ख़त्म कर दी। इस सारे सिनेरियो कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब गुजारिश है, पहली तो बात यह है कि जो अभी ये बजट 2022-2023 आया है, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये उसकी जो फिगर्स हैं वो असल में वो हकीकत में वो वेरी नहीं करती। अभी जो बजट जिस हालात में ये आया है, इस वक्त आपको पता है हुकूमत को सख्त मुश्किलात हैं, सियासी सूरत ठीक नहीं है, और इस हालात में गवर्नमेंट ने जिस तरह ये बजट पेश किया है
उसमें हमारे जो एज ए ताजर हमारे कारोबारी लोगों के लिए, जैसे इन्होंने अभी एक्सपोर्टर के लिए इन्होंने वो रिफंड का कहा है, वो हम जल्दी क्लियर करेंगे। इसके अलावा इन्होंने 15% जो इन्होंने जो है सरकारी लोगों की सैलरी में इजाफा किया है। इसके अलावा इन्होंने एक जो और सबसे बड़ा जो काम किया है कि वो अपनी जो एनर्जी को बेहतर करने के लिए उसकी जो हमें कमी है, वो सोलर जो है उन्होंने टैक्स माफ़ किया है। क्योंकि 2-4 चीज़ें ऐसी मुस्बत हैं जो उन्होंने काम किए हैं। बाकी जो हमारे हवाले से जो हम ताजर बड़ी देर से कह रहे हैं जी हमें फ़िक्स टैक्स कर दिया जाए, शनाख्ती कार्ड की जो है वो उसकी पाबंदी ख़त्म कर दी जाए, ये चीज़ें जो वक्ती तौर पे ये बजट में ज़रूर वो पेश करते हैं, लेकिन बाद में जब ये इसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है फिर वो कुछ भी नहीं करते। वही पुरानी चीज़ें आज देखें, अभी पिछले दौर में हमने कहा था जी वो शनाख्ती कार्ड की वो शर्त ख़त्म कर दें, ये कर दें, उन्होंने बज़ाहिर जो है वो ख़त्म की हैं, लेकिन दरमियान में जनाब FI वाले छापे मार रहे हैं जनाब, कभी किसी को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पढ़ रहे हैं। इस हवाले से सदर चैम्बर ने भी मुतालबा किया था कि 8:30 बजे दुकानें बंद करने, और अभी आपने जो ID कार्ड वाली शर्त कहा कि ये खौफ व हरास उनका कहना था कि मुतालबा उन्होंने भी PM के उस दिन मिफ्ता इस्माइल के सामने रखा कि ज़रा रिलैक्सेशन दी जाए, ताजरों को काम करने दिया जाए, काम करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप खौफ व हरास का एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में बजट के अंदर वो कुछ यकीन दहानियाँ सच होती दिखाई दी हैं कुछ। डॉक्टर साहब, बात यह है कि पहली तो बात यह है कि आपने पिछले जो 3.5 साल देखे हैं आपने इमरान खान की हुकूमत के, तो इस हुकूमत में इन्होंने ताजरों के लिए, ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर्स के लिए, आपको पता है कि पूरे 2-3 साल पावर लूम, शटलेस लूम सब फैक्ट्रियाँ इंतहाई अच्छे तरीके से चली हैं, और यकीन करें हमारी एक्सपोर्ट पे थोड़ी, आपको पता है हर मामला इंडस्ट्री का, एक्सपोर्टर का, ताजरों का हर लेवल पे काम सही चल रहा था। अभी ये दूसरी हुकूमत आई है, इनको अभी पता नहीं, मामलात का पता नहीं है, बल्कि मेरी तो गुजारिश है हुकूमत से कि जो पिछली हुकूमत ने जो चीज़ें हमारे ताजरों के लिए जो की थी उनको कैरी आगे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वो सूरत हाल बेहतर थी, उससे हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही थी, हमारे लेबर, यकीन करें हमें लेबर के लिए हमें अपनी फैक्ट्री में बंदा नहीं मिल रहा था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी बिजली बढ़ गई है, हमारी गैस बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, डॉलर आपको 200 प्लस हो गया है। तो उसकी वजह से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी जो है वो सिर्फ अपना खाना पीना बड़ी मुश्किल से पूरा कर सकता है, बाकी जो और चीज़ें जो हैं आसाइशी वाली चीज़ें वो तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए अगर आपने इंडस्ट्री को बहाल रखना है, इंडस्ट्री को आपने चलाना है, तो उसके लिए बेहतर ये है, एक तो आप डॉलर की प्राइस कम करें, उसके बाद आप एनर्जी की बिजली की प्राइस कम करें, और बाकी जो मामला जो इस वक्त जो हमारे बहुत चल रहे हैं मुल्क में, वो हमारी आइंदा आने वाले दिनों में हम मुश्किलात पैदा करेंगे, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होंगी। इसको बेहतर करने के लिए उनको इकदाम अच्छे करने चाहिए, इकदाम अच्छे करने होंगे, क्योंकि इकदाम ना किएगा तो यकीन तौर पर इनका कहना है कि हम मुश्किलात में पड़ेंगे। लेकिन जो शर्त शनाख्ती कार्ड वाली एग्जाम्प्ट की गई है, 7 NTA नंबर एग्जाम्प्ट किया गया, एक अच्छी काविश है। इनका कहना है फिक्स टैक्स भी एक अच्छी काविश है, लेकिन इसे इंप्लीमेंट ज़रूर करवाया जाए, क्योंकि पिछली गवर्नमेंटों में जब पिछले अदवार में ये होते रहे ऐलानात, लेकिन बजट के बाद हालात कुछ और रहे। तो हमारा मुतालबा है इन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज़ करते हुए इनको इंप्लीमेंट करवाया जाए, ताकि उसके मुफीद फ़ायदे और जो सूदमंद तरीके से उसके फ़ायदे हैं वो पहुँच सकें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बजट 2022-23 के ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ नाखुश भी हैं, कुछ गवर्नमेंट को इसके ऊपर सताइश दे रहे हैं कि बुरे हालात में अच्छा बजट पेश किया, लेकिन कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। इस वक्त एबूमा के हमारे साथ मेम्बरान मौजूद हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के SVP भी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ साबिक चेयरमैन एबूमा भी हैं, और इस वक्त सेंट्रल चेयरमैन एबूमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो SME सेक्टर की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। इन्हीं से प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। आरिफ साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, कैसे देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है? जो बजट 2022-23 आया है, कुछ क्रिटिसिज्म हो रहा है, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इतने बुरे हालात में चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। आप इस पूरे अगर कथारसिस करना चाहें तो उस बजट को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बजट है उसके अगर 10 पहलू हैं तो मैं सबका तो नहीं अहाता कर सकता। मेरे से जो मुतल्लक है इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्ट्स, उसके हवाले से मैं बात करूंगा। जनरली लोग कह रहे हैं बजट अच्छा है तो शायद अच्छा होगा, लेकिन इंडस्ट्री के हवाले से बजट बिल्कुल जो है स्टेबल नहीं है। उसकी एक वजह तो ये है कि जो इंडस्ट्री में सब्सिडी दी जा रही थी हमें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से,
उसका भी वो चंक रिड्यूस किया गया है, पहले 26 बिलियन थी अब 20 बिलियन किया गया है। और उसके बाद गैस के रेट्स पे भी एम्बिग्विटी है, उसका पता नहीं कि वो कहाँ से कैसे वो मैनेज होगा। और इसके अलावा आप ये देखें कि इंडस्ट्री के लिए, नई इंडस्ट्री के लिए कोई पॉलिसी नहीं देगी कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़रोग हो, और अगर आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट से जैसे आपने टैक्सेस लगाए कि वहाँ से सरमाया निकले और इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो, तो आप इंडस्ट्री की कोई इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी तो दें। आप उनकी गैस, आप उनकी एनर्जी के क्राइसिस दूर करने के हवाले से कोई बात तो करें। तो एक तो बात यह है कि इंडस्ट्री के हवाले से मैं सख्त मायूस हूँ कि कोई बात क्लियर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपकी करेंसी में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी चीज़ को बेस रख के अपना माल बेचेंगे ना। तो आज अगर आप देखते हैं कि आपका यूएस डॉलर 200 का है, कल 201 का है, 203 का है, 204 का है, तो आप इसको स्टेबल इकॉनमी तो नहीं कह सकते। तो कल भी मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर ख़जाना की ये बड़ी अजीब मंतक सामने आई कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनसे सवाल किया गया किसी जर्नलिस्ट ने कि आपने ये बजट बनाते वक्त यूएस डॉलर को कहाँ बेस किया है। तो उन्होंने कहा ये मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो ये क्यों वो डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे? वो एक पब्लिक फ़िगर हैं और बजट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जब आपसे पब्लिक में पूछा जा रहा है तो आप डिस्क्लोज़ करें, लोग अपनी प्लानिंग करें। जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में वो अपनी प्लानिंग करें, जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो अपनी प्लानिंग करें, और सिस्टम जो है इस तरह स्मूथ चले। आप ये कह के आपने बात को बिल्कुल जेपरडाइज कर दिया, और बल्कि मैं समझता हूँ खौफ का माहौल आ गया कि इंपोर्टर भी डरने लग गया कि ये करने क्या जा रहे हैं, और एक्सपोर्टर भी डरने लग गया कि होगा क्या। इस हवाले से सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको स्टेबल किया जाए करेंसीज़ को, और साथ ही साथ इंडस्ट्री फ्रेंडली जो इसमें पॉलिसीज़ हो सकती हैं वो इसमें लाई जाए। ऐसा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और सवाल होंगे, लेकिन इमरान साहब मौजूद हैं क्योंकि मिफ्ता इस्माइल के साथ किसी की आखिरी मुलाकात जो बजट से कबल हुई तो वो यही चैम्बर थे, उसमें इमरान महमूद साहब भी मौजूद थे, आरिफ एहसान मलिक साहब भी मौजूद थे। बड़ी पॉजिटिव वाइब्स थी उस मीटिंग के बाद भी, उसके अंदर भी उनके जेस्चर्स बड़े पॉजिटिव थे। लेकिन बजट के बाद कुछ आप लोग ख़ासतौर पर SME सेक्टर नाला नज़र आता है कि कुछ चीज़ें मिस की गई हैं जो कि होनी चाहिए थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें जो सबसे पहले अभी जो बजट आया ना, इसमें जो DLTL है, कितना पुराना DLTL था उसको गवर्नमेंट रिलीज़ किया है, ये चलें पॉजिटिव है। लेकिन वो हमने अभी चेक किया है, अभी वो मिनट्स का इंतज़ार हो रहा है, वो भी पैसे नहीं आए, वो भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड ये है कि इस वक्त आपको पता है SME सेक्टर एक बैकबोन है हमारी कंट्री की। आपका पूरे मुल्क जो है, लोकल इंडस्ट्री ले लें, लोकल इंडस्ट्री डायरेक्टली ले लें, इनडायरेक्टली ले लें, 25% SME सेक्टर जो है इस वक्त पाकिस्तान में वो इस इकॉनमी में बेस कर रहा है। उसके लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया, ना पूछा गया। और दूसरा ये एक्सपोर्ट जितनी SME सेक्टर की है पाकिस्तान की, जितनी एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल की ले लें या ये 5 ओरिएंटल जो को हैं सारे कंपनीज, ये डिपार्टमेंट्स हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें आप ये चीज़ ये देखें कि इसमें भी इस SME सेक्टर मोर देन 50% डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो SME सेक्टर अगर बंद हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे हम लोग पैसे से काम करते हैं और सेल टैक्स में पैसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके पैसे जो सेल टैक्स के जल्दी से जल्दी देंगे। अब कई हमारे मेंबर्स हैं जो एक्सपोर्टर हैं जिनके 22 मई के RPOs आए हैं, वेयर एज़ गवर्नमेंट ने ये कमिट किया हुआ है। पिछली गवर्नमेंट ने भी जब लगाया था ये कमिटेड था कि 36 घंटे में हम आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आज देखें कितनी तारीख हो गई है, पैसे नहीं आ रहे। इस वक्त एक क्रंच आ गया है कैश फ्लो का, उसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट है, अभी हम देखें उसको मुआवजना आप अप्रैल और मई से करें, एक्सपोर्ट 10% डिक्लाइन हुई है, और ये इस महीने में और डिक्लाइन होगी। सेकंड, ये 21 जून से लेके 24 जून तक हेम टेक्सटाइल लग रहा है, जिसमें 100 कंपनीज पाकिस्तान की तरफ से जा रही हैं, और ये बहुत बड़ा एक अच्छा पाकिस्तान को मौका मिल रहा है कि 2.5 साल के बाद एग्जीबिशन हो रही है और 2.5 साल के बाद हमारे बायर्स मिलेंगे। और इसमें पाकिस्तान को एक एज ये मिल रहा है कि इस दफ़ा उन्होंने हॉल नंबर 6 तक किया, आगे 10 तक होता था। चाइनीज़ कंपनीज़ नहीं आ रही, उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है और बांग्लादेश है जो मेन है। अगर ये कंपनीज जो जैसे नहीं आ रही, उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि पाकिस्तान को ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। लेकिन वही जैसे चेयरमैन साहब ने, मलिक साहब ने बताया कि उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता कि हमें गैस किस रेट में मिलेगी, हमें ये नहीं पता
कि हमें बिजली किस रेट में पड़ेगी, और नेक्स्ट वीक हमने जाना है। अब कश्मकश में ये है कि एक कंपनी अगर जाती है कम से कम 20 से 30 हज़ार यूरो उसका ख़र्चा आता है। तो अभी ना हम वो कहते हैं ना समुंदर में जैसे कश्ती होती है, ना राइट पे जाएं तो इधर भी डूबते हैं और लेफ़्ट पे जाए इधर भी डूबते हैं। एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएट गवर्नमेंट इस पे डिसीजन ले कि उसने करना क्या है। जैसे वो मुफ्ती इस्माइल साहब ने बजट की तकरीर में कहा कि जो हमारे नेबर्स कंट्री है उसके मुकाबले में आपके प्राइसेस होंगे एक्सपोर्ट के और कंपनीज़ के जो एक्सपोर्टर्स हैं, तो वो इमीडिएट इसको फाइनल करें। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि LTF जो है उस पर लोगों ने अरबों रुपया लिया हुआ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब वो वर्किंग उन्होंने 3% पे की है और उसका 7.5% कर दिया है। उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर ये बैलेंस आउट हो गया तो वो भी इंडस्ट्री बंद होने का ख़तरा है। और वर्किंग उन्होंने की है कि जो मशीनरी इंपोर्ट करनी थी 180 पे की है, आज वो 206 में ओपन मार्केट से डॉलर लेके बैंक से देंगे, तो ये कैसे हम compete कर सकेंगे। ये बहुत एक हमारे लिए नुकसान है कि जो एक मेहनत करके टेक्सटाइल सेक्टर को 24 अरब डॉलर तक चले गई हमारी एक्सपोर्ट, तो हमें उम्मीद थी कि ये बिज़नेस कम्युनिटी की गवर्नमेंट है, हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद बिज़नेसमैन है, मुफ्ती इस्माइल साहब खुद बिज़नेसमैन है, इसको आगे लेके चलेंगे। और एक्सपोर्ट जैसे 36 बिलियन का टारगेट रखा है, तो मेरा ख्याल अगर ये पॉलिसीज़ एक मुतवातर बना दें, आने वाली भी जो भी गवर्नमेंट इसके बाद हो, जब इलेक्शन अगले साल हो उसके बाद हो, तो उसमें फ़ायदा यह है कि हम 40 बिलियन भी क्रॉस कर सकते हैं। 40 बिलियन क्रॉस करते हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो SME की थी वो हमारे सामने नुकते आए हैं, लेकिन इस हवाले से मज़ीद हमारी गुफ्तगू जो है जारी रहेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं तो हमेशा से जो टेक्सटाइल या कारोबारी अफराद है उनका एक सबसे बड़ा इतराज़ ये रहा कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ये ख़ुद एक दौर में सदर लाहौर चैम्बर रह चुके हैं। तो इसके हवाले से अब आगे हम इनके पास चलते हैं। और साहब, जो शख्स खुद एक अहदे पे फाइज रहा हो सदर चैम्बर के, तो उनको मेरे ख्याल में ज़्यादा इनक्लोज इन चीज़ों का एहसास होता है कि इस वक्त कारोबारी अफराद के साथ क्या बीत रही है। तो आप इसके ऊपर क्या मुतालबात करते हैं, जो इतराज़ात हैं उसके कवर अप के लिए सोल्यूशंस क्या हैं, ताकि डेफिनेटली ये गवर्नमेंट है उनको मसाइल और दम से मसाइल के अंबार उनके सामने हैं, तो तदारक के लिए किस रास्ते को इख्तियार किया जाए? देखें जी, सबसे पहली बात यह है कि हमें डे टू डे के मामलात से निकलना चाहिए। ये जो हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये करें और फाइनेंस मिनिस्टर ये करें, कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं पॉलिसी बेस्ड जो सिस्टम होता है। मैं इसी वसातत से ये कहूँगा कि 5 साला पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी जो है वो, जैसे आपने कहा कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ बनाई गई है। अच्छा, उस पॉलिसी में सारी ही वो चीज़ें हैं कि जिन पर अगर हम अमल कर लें तो पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ सकता है, कॉटन की प्रोडक्शन में आगे बढ़ सकता है और बाकी भी मामलात उसके माली दुरुस्त हो सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि पॉलिसी तो बन गई। अब उस पॉलिसी में ये था कि DLTL भी जारी रहेगा, एक्सपोर्टर्स को ज़ीरो रेटेड किया जाएगा, एनर्जी पैकेज जारी रहेगा, कॉटन पे जो है अच्छे बीज के साथ, अच्छी यील्ड के साथ काम होगा। मुझे आप बताएं, मैं आपकी वसातत से पूछता हूँ, हुकूमत से ना तो DLTL जारी रहा, ना एनर्जी पैकेज दिया गया, ना सेल्स टैक्स को ज़ीरो रेटेड किया गया, तो फिर ऐसी पॉलिसीज़ बनाने का फ़ायदा क्या है? अच्छा, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपका सबसे बड़ा मुतालबा था कि इंपोर्ट जो है गैर ज़रूरी बंद की जाए, उसके ऊपर हमने देखा कि अब भरपूर चेक एंड बैलेंस हुआ है। फिर 20 अरब के करीब बिजली के ऊपर सब्सिडी जारी रखने के, लेकिन गैस की तरफ कुछ सख्तियाँ नज़र आ रही हैं। जी देखें, गैस का मसला वही है ना कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस महंगी है। हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से जब मीटिंग की तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैं आपको $6.5 की गैस दे नहीं सकता, क्योंकि मुझे वो गैस $15 की, $18 की और $22 तक भी मिल रही है। तो चलें ठीक है, इसकी कोई जस्टिफाई, इसकी कोई प्राइस करें ताकि सिस्टम, लेकिन बात यह है कि जो भी करना है आप बताएं लोगों को, ताकि हम उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब मौजूद हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में अपना मौक़िफ़ रखा। इमरान साहब, इधर से हमें मौक़िफ़ आ गया चैम्बर और क्योंकि आप पूरे फैसलाबाद के फिर SVP बनते हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे SME एम्ब्रॉयडरी सेक्टर भी आ जाता है, उनके लिए भी आपने आवाज़ उठाई थी, बल्कि आरिफ साहब भी उसके अंदर मौजूद थे। तो SME ओवरऑल और बाकी के लिए क्या मुतालबा सामने रखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम इसके ऊपर गौर करे, जो आपने मुफ्ती इस्माइल के सामने भी रखी? देखिए, आपने खुद कहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं खुद एक बिजनेसमैन है, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो ज़्यादा हमसे बेहतर जानते हैं कि लोकल मार्केट और एक्सपोर्ट की मार्केट में क्या मसला है। क्योंकि इंडस्ट्री चलेगी, पहिया चलेगा तो रोज़गार
मिलेगा। अब देखें प्रॉब्लम, देखें स्नैचिंग कितनी शुरू हो गई है, मतलब रोज़गार अब मुश्किल से मुश्किल हो रहा है लोगों का, जिसकी भी 25,000 की सैलरी हो, जिसने 12,000 रुपया बिल बिजली का दे देना है, तो वो ये पॉलिसीज़ ऐसी बनाए कि लोगों जो एम्प्लॉयमेंट अभी जनरेट की है हमारी इंडस्ट्री ने, वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ अब जानी शुरू हो गई है। काफ़ी इंडस्ट्री में नाम नहीं लूँगा, उन्होंने काफ़ी लोगों को अभी निकालना शुरू कर दिया है। मेरी यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जैसे अभी मलिक साहब ने कहा DLTL का, और वो जो प्री बजट हो रहा था उस दिन सेमिनार, उधर स्पीच में मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि बहुत अच्छी इन्होंने अप्रिशिएट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि बोनस वोचर DLTL के जैसे है कि हमें चले पता लग जाए कि बोनस वोचर मिलना है, हम उस हिसाब से वर्किंग करें चले, क्योंकि हमें अगर डॉलर के रेट बढ़ेंगे ऑब्वियसली आपका रॉ मटेरियल जो है उससे ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए ये मुश्किलात जो है ना, स्टेबिलिटी, नो डाउट इन्फ्लेशन सारी पूरी दुनिया में इस वक्त कि मतलब आप देखें जर्मनी में पेट्रोल बढ़ा है पिछले दिनों 15%, जो प्रोड्यूस खुद कर रहा है UAE उसने पेट्रोल बढ़ाया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो गवर्नमेंट चलेगी ना। हमारे पास देखिए ट्रेड डेफिसिट है, हमने लोन्स रीपे करने हैं, नो डाउट, लेकिन चले जैसे मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, अर्जेंटाइन की मिसाल देता हूँ। वो भी आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो तकरीबन इतनी देर को उसको वहाँ प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने इमीडिएट ये किया कि उन्होंने जितनी एक्सपोर्ट है उतनी इम्पोर्ट है, मीन कि हमारी ज़्यादा ज़रूरत क्या है, एंड हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत है अजनास की, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे गंदम हमें मजबूरी है लेनी पड़ेगी, दालें लेने पड़ेंगी, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट करने के लिए वो है, वो अगर 3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो 3 अरब डॉलर की इम्पोर्ट करते हैं। अगर उसमें से कोई गैप निकला है, जो चीज़ों पे इन्होंने पाबंदी लगाई हो, उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी वजह से मेरा ख्याल है इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने जो मीटिंग में गया हूँ और मैंने मुफ्ता इस्माइल साहब को मिला हूँ, मुसद्दक मलिक साहब को मिला हूँ, खुरम दस्तगीर साहब को मिला, मेहनत भरपूर कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो एक डीरेल हो गया इसको पटरी पर दोबारा चढ़े इंशाल्लाह। मुझे बताते खुद इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि जैसे गवर्नमेंट वर्किंग कर रही है कि हम जल्दी पटरी पर जाएंगे। लेकिन सिर्फ पॉलिसीज़ देखें ना, अब आप पॉलिसीज़ उससे बनवाएं एक्सपोर्ट की, जिनकी टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 36 अरब रुपए में से 1 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है। अब पॉलिसी वो बना रहा है, उसको तो नहीं पता ना कि वो इंडस्ट्री वाले को तो नहीं पता कि प्रॉब्लम इंडस्ट्री वाले को क्या क्या है। SME सेक्टर आप ये देखें कि सुई से लेके कार्टून की आखिरी टेप तक जब हम करते हैं, उधर तक 17% सेल टैक्स देते हैं, 12% हमें मिलता है, 5% डेफर हो रहा है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। वेयर एज जो उस वक्त FBR से इधर आए, उन्होंने नोटिफिकेशन किया कि जी ये 12% ले लें, 3% हम डेफर करेंगे और आपको उसके बाद चेक करने के बाद आपको वापस कर देंगे। वो 1.5 साल से फाइलें वो लटकी हुई हैं और छोटा छोटा जो एक्सपोर्टर है उसका करोड़ रुपये फंस गया है। अगर महीना 2 महीने में ये प्रॉब्लम कैश क्रंच रहा तो हमारी एक्सपोर्ट जितनी मेहनत है रहेगा जाएगी, हम डिक्लाइन की तरफ चले जाएंगे। आपका जितना बायर है इस वक्त वो ट्रांसफ़र होना दूसरे मुल्कों में शुरू हो गया है, तो हमें इमीडिएट इस पे एक्शन लेना चाहिए। इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। ताहाल अभी तक जो हमें इन 2 शख्सियात की बात से मैं छोटा सा एक रक्स निकालूंगा कि कहीं ना कहीं इबहाम है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपके पास है क्या प्रेजेंट करने के लिए। शायद गवर्नमेंट प्रिपेयर है, जैसे इमरान साहब ने कहा, वो मुकम्मल तौर पर जज्बा रखते हैं कुछ करने का, लेकिन आरिफ साहब की बात से ये लगता है कि कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं अपनी बात पहुंचाने के अंदर, कि अपने आप को ज़रा क्लियर करके चलें कि वो करना क्या चाह रहे हैं। जब ये करने के चलेंगे डेफिनेटली इनका माइंड भी सेट होगा। अगर कहीं इख्तलाफ होगा तो ये अपना इख्तलाफ सामने रख सकेंगे, अगर वो क्लियर होंगे तो ये अप्रीशिएट करने के काबिल होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। सदर फैसल ऐवान सनअत तिजारत आतिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। आतिफ साहब, बजट 2022-23 पेश कर दिया गया, बड़ा क्रूशल टाइम है, डॉलर बेकाबू है, तेल महंगा है, इंडस्ट्री देख रही है। आप लोगों की आखिरी मुलाकात किसी की हुई है तो वो आप लोगों की हुई है मिफ्ता इस्माइल से। कैसे देख रहे हैं कि जो गुफ्तगू हुई उसमें भी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, उसके बाद जो बजट पेश किया गया, इस सब सिनेरियो के बाद इस वक्त करंट सिचुएशन कैसे देख रहे हैं? जो बजट पेश किया गया है इसके ऊपर क्या कथारसिस करते हैं कि आवाम के लिए, आम आदमी के लिए, जहां रिलीफ भी दिया जा रहा है घी के ऊपर, उसके बाद चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर, तो वहीं रिफंड्स की बात भी हो रही है। इस सब सिनेरियो के अंदर इस बजट को कितना आप बेहतर समझते हो, कितना बेहतरी की उम्मीद अंदर मज़ीद इसमें लाने के लिए आप सोच रहे हैं कि इसके लिए कुछ लिखा जाए, दोबारा मुलाकात के लिए जाए?
बहुत शुक्रिया बिलाल। बिलाल, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो बजट है वो उसने आपने अपने पूरे साल की प्लानिंग करनी है कि ये पूरे साल में ये काम हम करेंगे, जितने पैसे उसके लिए मुख्तस करेंगे और ये पैसे कहाँ से आएंगे और क्या डेफिसिट होगा। ठीक है, एक पूरी प्लानिंग होती है और उस बजट में आपकी एक इलेक्शन कैंपेन भी होती है कि आपने दोबारा आवाम में जाना है। और अब इस नई रजीम की बात करें, जिस नई रजीम ने कोई 45-50 दिन की वर्किंग के बाद एक बजट दिया है, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने शॉर्ट टाइम में कि आप आईएमएफ के साथ अपना पैकेज भी नेगोशिएट कर रहे हैं और बजट भी देना है। आपने जैसे, मैं इसमें खुद जो खुश आइन चीज़ें हैं पहले उसको डिस्कस कर लें कि आपने छोटे ताजरों का जो मुतालबा था, जिसको मैं भी इस्लामाबाद लेके गया कि उन्हें एक फ़िक्स टैक्स के निज़ाम में लाना चाहें, आप उन्हें उसे फ़िक्स टैक्स में ले आएँ। आबी ज़खायर के लिए आपने 151 अरब रुपए रखे, वो बड़ा एक खुश आइन है। उसके बाद आपने घी, आटे, चीनी पे जो सब्सिडी देनी है आम आदमी को, जो डे वन से मैं मुतालबा कर रहा था कि हम इनकम इंक्रीज़ करें चाइना के मॉडल पे, आपने उसके लिए भी बजट रखा है। उसके बाद आपने डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट रखा है। लास्ट कुछ अर्सा से, जैसे पंजाब में तो 2.5-3 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ही नहीं हुआ, उसका आपने बजट रखा है और 18वीं तरमीम के ज़रिए अब सूबों को पैसे भी ट्रांसफ़र होंगे। ये तो सारी चीज़ें आपके चीज़ें बता रही हैं कि आपने आवाम के लिए ये किया। उस बजट में आपने कहाँ प्लानिंग की है कि आपने अपने एक्सपोर्ट के बिल को कहाँ पर लेके जाना है, क्या आपने क्या टारगेट सेट किए हैं, क्या गोल सेटिंग की है? कुछ नहीं की। आपने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को कैसे ऊपर लेके जाना है, अपने उस पर कोई उसने आपने हमें गोल सेटिंग नज़र नहीं आई। बिजली पे आपने सब्सिडी देनी है, इतने अरब रुपया आपने रखा है, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को या एक्सपोर्ट सेक्टर को या इंडस्ट्री के लिए आपने कितनी रकम मुख्तस की है, उसका हमें कोई ऐलान नहीं हुआ। आईएमएफ का प्रोग्राम है, उसने आपने अपने उनको इंस्टॉलमेंट वापस देनी है जो, उसका हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आई। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये कहीं कैलकुलेट इस बजट में नज़र नहीं आया कि डॉलर रेट को उन्होंने फोरकास्ट क्या किया है कि डॉलर किस रेट पे होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी 1 मिनट पहले डिस्कस हो रहा था, एक मेरी मीटिंग है वो आधा घंटा ज़रा लेट आगे चली गई। अब उसकी वजह से मेरी बाकी जो 6 मीटिंग्स हैं, जिसमें आपके साथ भी आज हम बैठे हैं, इस न्यूज़ नाइट का आपको रिकॉर्डिंग हो रही है, ये भी सारे स्केजुअल रिवाइज़ हो गए हैं। अब बजट में आपने डॉलर रेट को 200, 190, 210 कहीं पे भी आपने कैलकुलेट नहीं किया, तो आपकी वो सारी वर्क बैक है वो ख़राब हो जाएगी, आपकी वर्किंग ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से आपने गैस में एलएनजी का कितना शेयर है, आपके पास एग्जिस्टिंग गैस के कितने वसाइल हैं, कितने अरब रुपए की आपको गैस इंपोर्ट करना पड़ेगी एलएनजी की सूरत में, वो हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आई। ये बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब की तकरीर में मौजूद नहीं थे, जिनके बग़ैर बजट को मैं नामुकम्मल कहूँगा। बाकी इतने मुश्किल हालात में मैं कहूँगा कि एक नॉट बैड नॉट गुड बजट आया, जिसमें आपने अपनी एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए कुछ वाज़िया पैकेज हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, आप लास्ट टाइम जब गए थे अप्रॉक्सीमेटली 40 अरब के करीब आपने DLTL भी मंजूर करवाए, उस वक्त गवर्नमेंट ने कुछ और कहा कि इसके बनिस्बत हम कुछ टोकन देंगे या बोनस देंगे, वाउचर्स दे देंगे। तो क्या देख रहे हैं, एक पंजाब असम्बली के अंदर देखें तो बजट, उसके अंदर भी कुछ तरक्याती चीज़ें नज़र आई हमें, ख़ासतौर पर तरक्याती और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ जो फ़िक्स टैक्स के बाद जो CNIC और NTN नंबर एग्जेम्प्ट हुआ है, जो एक ख़ास मुतालबा था बहुत बड़ा, और लगता है कि आपको इससे टैक्स गुजारों में इजाफा होगा। जो 8 बाज़ारों के अंदर सबसे ज़्यादा गहमा गहमी ये थी कि FBR का खौफ है, ID कार्ड दें, ID कार्ड के साथ आप उसके NTN नंबर दें, लेकिन अब सब कुछ एग्जेम्प्ट होने से कोई फ़ायदा छोटी और लोकल मार्केट में पड़ेगा? इसमें सबसे पहले वो जो 40.5 अरब रुपए की जो सेकंड लास्ट फ्राइडे को मेरी मुलाकात हुई थी मिफ्ता इस्माइल साहब से, उसमें बात कर लें। जो भी गुड फॉर पेमेंट एज़ पर स्टेट बैंक रिकॉर्ड 40.5 अरब रुपए के क्लेम थे मेरे एक्सपोर्टर के, वो फ़ाइनल कर दिए हैं और उनमें टाइम भी क्या है कि विद इन जून, 30 जून से पहले इनकी अदायगी की जाएगी। उसके बाद DLTL की क्या स्टैंडिंग है,
उसके अगेंस्ट कौन सा वोचर, कौन सा श्योरिटी बॉन्ड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट देंगे, अभी तक उस पर कुछ नहीं कहा। क्या उसके बाद DLTL मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ही प्राइम मिनिस्टर थे जब वो उसी वक्त ही शुरू हुआ था, मगर इस दौर में अभी उसका कोई डिसीजन नहीं हुआ कि फ्यूचर में DLTL की क्या पोजीशन होगी। और जैसे उन्होंने कहा है कि सेल टैक्स के रीफंड हैं जो वो दोबारा फास्ट ट्रैक चैनल से ही शुरू किए जाएं। क्या आपने बजटिंग की है कि इतने पैसे आपने रीफ़ंड में देने हैं, वो वाज़ह तौर पर नज़र नहीं आया। अब पंजाब का आपका जो क्वेश्चन था कि पंजाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के हवाले से सबसे बेहतरीन निज़ाम है जो पूरी दुनिया में आपने देखा है, वो है लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम। लोकल गवर्नमेंट में ये है कि आपकी आवाम की एक्सेस हो जाती है अपने काउंसलर, नाज़म, नायब नाज़म, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन, और थ्रू लोकल गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट होती है वो सबसे बेहतर डेवलपमेंट होती है। वो नीचे तक की गलियां नालियां तक भी हो जाती हैं। मेरे MNA MPs का कोई काम नहीं है डेवलपमेंट का कि वो डेवलपमेंट करवाएं। मैंने उन्हें वोट दिया है, असम्बली में भेजा है, कानून साजी के लिए भेजा है, ना कि अपनी गैस, बिजली और नालियाँ सड़कों के लिए भेजा है। वो मेरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का डिसाइड करेंगे, मैंने इसलिए उनको असम्बलियों में भेजा है। लोकल गवर्नमेंट निज़ाम मुकम्मल फ़ाल होना चाहिए। NTN की जो आपने बात की है, दुनिया के तमाम फ़िलासफ़र और टैक्स एक्सपर्ट्स, इकानमी एक्सपर्ट्स इस बात पे मुतफ़िक हैं कि जिस मुआशरे में टैक्स रेट हाई होगा वो मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। टैक्स रेट हमने रिड्यूस करने हैं। अच्छा, अब रिड्यूस करके वो टारगेट कहाँ से पूरे करने हैं? वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है उनको आपने नेट में लाना है। वो वाले सेक्टर जो आज तक एग्ज़ैम्प्ट हैं इनकम, जिनकी टैक्सेबल जो एग्ज़ैम्प्ट हैं, देखें 28% हम एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं, 1.8% का शेयर सिर्फ टैक्स में जा रहा है। एग्रीकल्चर निज़ाम पे माशाल्लाह बहुत अर्निंग हुई है, इस दफ़ा बम्पर क्रॉप्स हुई हैं और ज़मींदार ने और फार्मर ने अच्छा कमाया। और जहाँ तक आप उसमें डिफ़ाइन करें कि यहाँ तक इनकम टैक्सेबल नहीं है और उससे ऊपर जो ज़मीनें हैं, जो बड़े जागीरदार हैं, वो आज तक टैक्स में क्यों नहीं आ सके? क्योंकि वो ख़ुद असम्बली में बैठे हैं, वो कानून साजी का हिस्सा हैं, वो अपने आप को टैक्स में आने ही नहीं देते। छोटे काश्तकार को आप मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। बड़ों से टैक्स जब लेंगे और छोटों को जब हम डेवलप करेंगे, कल को वो छोटे भी आपको बड़े बन के दिखाएंगे और उनकी भी इनकम उस तरह की होगी कि वो नेट में आएंगे। जब टैक्स रेट को हम जो बात की है NTN और ID कार्ड वाली, जब टैक्स रेट को रिड्यूस करेंगे, मुझे ये पता होगा कि टैक्स रेट रिड्यूस हो गया है, मैं वॉलंटियर रजिस्टर होऊंगा। और जो नॉन फाइलर पे टैक्स है, जैसे 4.5% विद होल्डिंग है और नॉन फाइलर पे 9% है, उस 9 को 18 पे ले जाएं, 36 पे ले जाएं, किसी चैम्बर को, किसी एसोसिएशन को कोई एतराज़ नहीं है। वो 36 का आपको क्या फ़ायदा होगा? 36 का आपको ये फ़ायदा होगा कि उसका रेट इतना हाई होगा कि वो भी मजबूर होगा कि मैं नेट में आ जाऊं और 4.5% दे दूं। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक, आपने टारगेट किया हुआ है कि आपने ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना है। 2 साल बाद, 3 साल बाद वो टैक्सेबल इनकम में आ जाएगा, आपका टैक्स नेटवर्क ब्रॉड हो जाएगा। आप वो पैसे तमाम वो जो लोग नेट में नहीं हैं उनसे अपने टारगेट्स को पूरे करेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चेयरमैन FBR यूसुफ अब्दुल्ला की क्या पॉलिसी थी? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेट में लाएं और जो ऑलरेडी लोग नेट में हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें ताकि टैक्स कल्चर डेवलप हो इस मुल्क में। और टैक्स कल्चर उस वक्त तक बिलाल डेवलप नहीं हो सकता जब तक FBR का और टैक्स पेयर का ट्रस्ट लेवल डेवलप ना होगा। एक खौफ की जो फ़िज़ा है वो ख़त्म होनी चाहिए। हमें यही लगता है कि ये FBR कम और रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ऐसे इम्प्लीमेंट करवा रही है और हर टैक्स पेयर को आपको चोर की नज़र से नहीं देखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का ताजर इतना ही पाकिस्तान से मोहब्बत करता है जितना मेरा पाक आर्मी का जवान, जैसे मेरी फोर्सेस हैं, पुलिस है, रेंजर है और सारी फोर्सेस पाकिस्तान पे जैसे मरने मिटने के लिए तैयार हैं। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, ये ताजर भी, बिज़नेस कम्युनिटी भी, जब भी कोई डिज़ास्टर आया, कोई ऐसा फ्लड आया, आपने अर्थक्वेक में देखा, इन्होंने अपनी दुकानों का हर चीज़
अपने उन भाइयों पे लुटा दी और गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए, और इंशाल्लाह ये ताक़यामत ऐसे ही अपने पाकिस्तान की बुलंदी के लिए खड़े होंगे और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए इंशाल्लाह खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। आतिफ मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत डिटेल के अंदर सारी चीज़ें सामने रखी कि इस वक्त के सिनेरियो के मुताबिक बजट कुछ बेहतर है, लेकिन कुछ नकाइस जो उन्होंने सामने रखे, गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली जब ये सदर फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सीट पर बैठते हैं तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जैसे प्रपोजल्स आती हैं वैसे एतराज़ात भी इन तक पहुँचते, तो उन्होंने वो सामने रखे कि गवर्नमेंट से अपील है इनके ऊपर गौर किया जाए, गौर व फिक्र के बाद ठोस इकदाम किए जाएँ ताकि फ्रूटफुल नताइज जो हैं वो सामने आ सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।